नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। जयपुर में चल रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियां, वामपंथी उग्रवाद, जेल सुधार और आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भाजपा अध्यक्ष अपने दौरे के दौरान जम्मू के मध्य में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। देश के कई राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन उत्तर भारत में भीषण शीतलहर जारी रहेगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में लोगों के आने वाले दिनों में ठंड का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिला प्रशासन ने राज्य में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए कक्षा 8 तक की सभी कक्षाएं 10 जनवरी तक बंद करने की घोषणा की है। कई जगहों पर धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से रेल सेवा के आवागमन पर प्रभाव पड़ा है। श्रीनगर में तापमान में गिरावट के कारण डल झील पर बर्फ की एक पतली चादर बन गई है। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों से 5 दिनों के दौरान हल्की बारिश की संभावना जताई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सड़क के किनारे सो रहे लोगों को भीषण ठंड से राहत देने के लिए कंबल बांटे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ठंड में हमारी कोशिश है कि लोगों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए, जिसमें सभी अधिकारी संवेदनशीलता दिखाते हुए लोगों की मदद करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज उज्जैन के श्री महाकाल महालोक के नीलकंठ वन परिसर में देश के पहले प्रसादम का लोकार्पण करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया 218 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों के खातों में 10 जनवरी को राशि अंतरित की जाएगी। मध्य प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में एमबीबीएस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। विगत 10 साल के दौरान एमबीबीएस की सीटें बढ़कर 1,08,000 के पार हो गई हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज ओडिशा के विभिन्न स्थलों पर आयोजित सागर परिक्रमा चरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। 9 जनवरी तक चलने वाली सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्देश्य मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी समिति ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उपयुक्त परिवर्तन करने के वास्ते लोगों से सुझाव मांगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज राजकोट में 4थे ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में 36 देशों के लगभग 600 विदेशी प्रतिनिधियों और पूरे गुजरात से लगभग 10 लाख लोगों के भाग लेने की है उम्मीद। गुजरात में आज अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का उद्घाटन होगा। ये 14 जनवरी तक चलेगा। राजस्थान में मंत्रियों की शपथ के 6 दिन बाद सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मदन दिलावर ने राज्य की शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा ने सचिवालय में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। दिल्ली से अयोध्या के लिए पहली यात्री उड़ान की शुरुआत की गई, जिसमें 180 यात्रियों ने एक साथ उड़ान भरी।
कई राज्यों के श्रद्धालु भी इस ऐतिहासिक उड़ान से यात्रा करने के लिए उत्साहित दिखे। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नियमित उड़ानें 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएंगी और हवाई अड्डे पर जल्दी ही उड़ानों की संख्या भी बढ़ जाएगी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पुस्तिका में श्री राम की जन्मभूमि की यात्रा की गाथा का वर्णन किया गया है। पुस्तिका की शुरुआत में विराजमान भगवान श्री राम और उनकी जन्मभूमि की भव्य तस्वीर देखते ही बनती है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पैक्स मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास एक से श्रेष्ठ पहल के 500वें केंद्र का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश में 10 करोड़ महिलाओं को गैस के कनेक्शन दिए गए। उन्होंने कहा कि जब आप एक महिला को मजबूत करते हैं तो आप पूरे समाज को मजबूत करते हैं और अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं। पश्चिम बंगाल में हमले और विरोध का सामना करने वाली जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। राशन घोटाले में जांच के लिए पहुंची ईडी की टीम पर हमले के बावजूद भी फरार टीएमसी नेता शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में ईडी ने चर्चित राशन घोटाले में टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आद्या को गिरफ्तार किया है। शंकर आद्या को बंगाल के उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता के उस अस्पताल का दौरा किया जहां पर घायल ईडी अधिकारियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ईडी की नई चार्जशीट में भूपेश बघेल का भी नाम है। चार्जशीट में एक आरोपी असीम दास के हवाले से बताया गया है कि महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर्स की तरफ से भूपेश बघेल को कुल 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने दीक्षित कोठारी नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे अदालत ने 11 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक कोठारी एक बैटिंग एप्लीकेशन का मुख्य संचालक। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश के पहले सौर अनुसंधान उपग्रह आदित्य L1 को L1 पॉइंट की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने पर संभव हो पाया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर को सूर्य की ओर से शुरू हुई 15 लाख किलोमीटर की ये यात्रा अपने मुकाम पर पहुंच गई। L1 से सूर्य को ग्रहण काल में भी देखा जा सकता है। श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाने के बाद से अब तक आदित्य L1 को 4 बार पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्य अभियान आदित्य L1 की सफलता पर इसरो को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये मिशन सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा और पूरी मानवता को लाभान्वित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदित्य L1 की कामयाबी पर बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में इसे देश के लिए एक और उपलब्धि बताया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चनापोरा इलाके में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हथियार बरामदगी के मामले में एक आरोपी मुश्ताक अहमद के आवास को कुर्क कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत झारखंड के कोडरमा के झुमरी और कर्मा पंचायत में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया। झारखंड के जमशेदपुर में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आयुष्मान कार्ड और उज्ज्वला गैस कनेक्शन का आवेदन दिया। साथ ही साथ शिविर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी कराई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का रांची के धुर्बा में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। पीयूष गोयल ने भारतीय जूट निगम के मुख्यालय पतसन भवन के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित इस इमारत में जूट आयुक्त का कार्यालय और राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय भी स्थित है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि भू राजनीतिक बाधाओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के बावजूद देश वर्ष 2030 तक $2 लाख करोड़ निर्यात का अपना महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल कर लेगा।
ई कॉमर्स पर केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी फर्म यूनिकॉमर्स ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए कोष जुटाने के लिए बाजार नियामक सेबी के समक्ष शुरुआती दस्तावेज जमा कराए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए एक्सप्रेस 100। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के समक्ष दाखिल मसौदा दस्तावेजों के मुताबिक ये निर्गम पूरी तरह से बिक्री पेशकश होगा, जिसमें शेयरधारकों के पास मौजूद कुल 2.98 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल होंगे। तमिलनाडु में निवेश आकर्षित करने के लिए आज से शुरू हो रहे वैश्विक सम्मेलन GIM में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और 50 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की है उम्मीद। GIM तमिलनाडु का 30 और सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार का पहला निवेशक सम्मेलन होगा। इसके पिछले संस्करण 2015 और 19 में आयोजित हुए थे, जब राज्य में विपक्षी दल अन्ना द्रमुक की सरकार थी। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन ईवी विनिर्माता विनफास्ट तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक कार एवं बैटरी विनिर्माण की एकीकृत इकाई स्थापित करने के लिए $2 अरब के करीब यानी कि 16,000 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। अपनी निवेश योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए विनफास्ट आज से शुरू होने वाले तमिलनाडु वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 के दौरान राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU भी साइन करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूरदराज के गांवों और बस्तियों को शामिल करते हुए व्यापक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम हासिल करने में सिक्किम सरकार के प्रयासों की सराहना की। सीतारमण ने इस कार्यक्रम में कहा कि सिक्किम ने वित्तीय समावेशन के अभियान को सफल बनाने के लिए दूरदराज के गांवों और बस्तियों के दायरे में लाते हुए सभी 6 जिलों में बैंक शाखाएं और ATM खोलने में बहुत अच्छा काम किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केरल के उत्तरी जिले पलक्कड़ के वरियमकुलम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन करने के बाद कहा कि देश में बुनियादी ढांचे में तीव्र वृद्धि हो रही है, जिसका लाभ गरीबों को मिल रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य देश के गरीबों और वंचित वर्गों का कल्याण करना है। गुजरात सरकार के अधिकारियों के अनुसार जीवन, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की भूमि गुजरात में कपड़ा, औषधि, हीरा और मत्स्य पालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों की सफलता ने बीते 2 दशकों में इसकी औद्योगिक प्रगति को नया मुकाम दिया है। गुजरात में वर्ष 2012 में शुरू की गई कपड़ा नीति से प्रेरित होकर भारत के डेनिम कपड़ा उत्पादन में 60% से अधिक का योगदान देकर गुजरात कपड़ा एवं परिधान क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बन गया है। कपड़ा नीति आने के बाद से अब तक इसके कपड़ा निर्यात का आकार 2.3 गुना बढ़ चुका है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी ई कॉमर्स मंच बौद्धिक संपदा का उल्लंघन करने वालों के लिए शरणगाह नहीं बन सकता और जालसाजों के लिए रास्ता मुहैया नहीं करा सकता। न्यायालय ने कहा है कि ई कॉमर्स मंचों के व्यावसायिक उद्यम होने से जालसाजों का लाभ केंद्रित होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें दूसरों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करनी होगी। बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदाता 300 सीटों के लिए 1970 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग अपने 4थे कार्यकाल के लिए 266 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शेष सीटों पर यह अपने गठबंधन के साझेदारों को उतार रही है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मतदान किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत हमारा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शुक्रवार को हुए एक ट्रेन अग्निकांड की साजिश रचने और उसके वास्ते धन का प्रबंध करने को लेकर पुलिस ने विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के एक बड़े नेता समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
चुनाव से पहले हुई इस ट्रेन अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई। साथ ही साथ विपक्ष ने चुनाव का बहिष्कार कर रखा है। बांग्लादेश में आम चुनाव से एक दिन पूर्व देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के उपाध्यक्ष निताई राय चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में 5 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। क्षेत्रीय गवर्नर वादिम फ्लाक्शिन ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा है कि S-300 मिसाइलों ने डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन के कब्जे वाले पोक्रोव्स्क शहर पर हमला किया। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। A फॉर एवोकाडो, B फॉर बॉटल पाम, C फॉर चेरी। ये नजारा है छत्तीसगढ़ में चल रही पौध पाठशाला का। देश भर में विभिन्न स्तरों पर हो रहे हैं अच्छे प्रयास। कहीं कचरे को कंचन में तब्दील करने की चल रही है मुहिम, तो कहीं जरूरतमंदों के लिए मुफ्त भोजन की हो रही है व्यवस्था। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। गवर्नर वादिम फ्लाक्शिन ने कहा है कि दुश्मन देश नृशंसतापूर्वक नागरिकों को मार रहा है, जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचा रहा है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूसी सुरक्षा बलों ने आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाया है। रूस को हमेशा ऐसे हमलों के परिणामों को महसूस करना चाहिए। रूस ने अभी तक हमलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। युद्ध से पहले इसकी आबादी लगभग 60,000 थी। कुछ निवासी खतरों के बारे में आधिकारिक चेतावनियों के बावजूद लौट रहे हैं। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की बंद होने जा रही निवेश कंपनी को लेकर निशाना साधा है। विपक्षी लेबर पार्टी ने इश्तिहार देकर प्रधानमंत्री सुनक पर जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप लगाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुंबई में खेला जाएगा। पहला मुकाबला जीतने वाली भारतीय टीम की नजर दूसरे मुकाबले को अपने नाम करके सीरीज जीतने पर होगी। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये टूर्नामेंट 20 टीमों के बीच 1 से 29 जून के बीच होगा। पहला मैच 1 जून को कनाडा और अमेरिका के बीच होगा, तो वहीं फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। भारत का पहला मैच 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला 9 जून को खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में खेली जा रही अंडर 19 की त्रिकोणीय सीरीज के तहत आज भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। ये मुकाबला जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की 1 दिवसीय सीरीज का पहला मुकाबला आज कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। वनडे विश्व कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका की टीम इस सीरीज में सकारात्मक शुरुआत करने के इरादे से मैदान पर होगी। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए सिडनी टेस्ट मुकाबले में 8 विकेट से जीता है मुकाबले को और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए थे महज 130 रन। पाकिस्तान की टीम अपनी दूसरी पारी में महज 115 रन पर सिमट गई थी। ऑस्ट्रेलिया की ओर से जोश हेजलवुड ने लिए दूसरी पारी में 4 विकेट। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जॉर्डन थॉमसन के हाथों ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में क्वार्टर फाइनल से बाहर होने वाले पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने कहा कि उन्हें एक बार फिर अपनी हिप इंजरी पर ध्यान देना होगा। गौरतलब है कि क्वार्टर फाइनल मैच के दौरान नडाल को मेडिकल टाइम आउट लेना पड़ा था। नडाल हिप इंजरी के चलते पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ओपन को छोड़कर किसी अन्य प्रतियोगिता में नहीं खेल पाए थे और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से उन्होंने वापसी की थी। यूकी भांभरी और उनके जोड़ीदार रॉबिन हासे की जोड़ी को सेमीफाइनल मुकाबले में हार मिली है। इंग्लैंड के लॉयड ग्लासपूल और नीदरलैंड के जीन जूलियन रोजर की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी से कड़े संघर्षों में वो हारे। एफए कप में टॉटनहैम हॉटस्पर्स की टीम ने बर्नले को 1-0 से हरा दिया। टॉटनहैम की ओर से मैच को एकमात्र गोल खेल के 78वें मिनट में आया जिसे पोरो ने किया। इस जीत के साथ ही टॉटनहैम की टीम चौथे दौर में पहुंच गई। वहीं एफए कप में ही ब्रेंटफोर्ड और वोल्वरहैम्पटन वॉन्डर्स के बीच खेला गया मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। फुलहम की टीम का एफए कप में जलवा देखने को मिला। टीम ने रॉटरहैम की टीम को 1-0 से शिकस्त दी। वेस्ट हैम डिफेंडर थेलो कैहरर लोन पर मोनाको से इस सीजन के अंत तक जुड़ गए हैं। वेस्ट हैम की ओर से 50 मुकाबले खेल चुके हैं थेलो कैहरर। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए देश की बड़ी बड़ी हस्तियों समेत हिंदी सिनेमा जगत की कई दिग्गजों को भी न्योता मिल चुका है। एनिमल की कामयाबी के मद्देनजर रखते हुए मेकर्स की तरफ से मुंबई में एक सक्सेस पार्टी का आयोजन हुआ। रिलीज के 17वें दिन बाद डंकी का कलेक्शन पटरी पर लौटते हुए नजर आया है जिससे कुल कमाई में भी बढ़ोतरी हुई है। हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर समंदर के किनारे से टी-शर्ट और लाइफ जैकेट पहने हुए अपनी एक ब्लर तस्वीर साझा की है। अभिनेता अजय देवगन अपनी अगली फिल्म रेड 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता नागा चैतन्य की फिल्म थंडेल का टीजर जारी हो गया है। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म फाइटर के नए गाने हीर आसमानी का टीजर जारी हो गया है। अभिनेता रणदीप हुड्डा ने पुणे में आयोजित वीर सावरकर की मुक्ति शताब्दी यात्रा में शामिल हुए। कन्नड़ फिल्मों के मशहूर अभिनेता शिवराज कुमार बहुत जल्द रामचरण के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। निर्देशक बाबू सना की निर्देशन में बन रही फिल्म RC 16 में दोनों ही अभिनेता दमदार भूमिकाओं में दिखेंगे। सिनेमा घरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 OTT पर भी दस्तक दे चुकी है। फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम पर स्ट्रीम किया जा रहा है। और चलिए अंत में आपको छोड़ चलते हैं गीताबेन रबारी के भजन के साथ जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया है। इसी के साथ आप हमें दीजिए अनुमति और आप उठाइए इस गीत का आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।